नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है, और यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि यह किस पे व्यंग्यपूर्ण निबंध रचा गया है। तो आत्माराम टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि गोपाल राम गहमरी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कि बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और यह इसके रचयिता भी बाल मुकुंद गुप्त है। और यह किस पे व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर व्यंग करते हुए लिखे हैं आत्माराम की टेटे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिताकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं, कि रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, कि बाबू गुलाब राय हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो वंदे वाणी विनायको नामक निबंध संकलन के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि विद्यानिवास मिश्र के निबंध है चितवन की छा विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वक्रोक्ति को शब्द अलंकार कौन सा कवि मानते हैं? तो आचार्य रुद्रट मानते हैं। लेकिन उसी वक्रोक्ति को अर्थालंकार कौन से कवि मानते हैं? दंडी मानते हैं, कि वामन मानते हैं, कि क्षेमेंद्र मानते हैं, कि आनंदवर्धन मानते हैं। तब वक्रोक्ति को शब्द अलंकार रुद्रट मानते हैं, और वक्रोक्ति को अर्थालंकार की श्रेणी में क्षेमेंद्र रखते हैं। क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो औचित्य संप्रदाय से संबंधित क्षेमेंद्र जी हैं। वामन रीति संप्रदाय से हैं, और दंडी अलंकार संप्रदाय से हैं। दंडी है अलंकार संप्रदाय से। दंडी किससे हैं? अलंकार संप्रदाय से। वामन है रीति संप्रदाय से, और आनंदवर्धन है ध्वनि संप्रदाय से। तो यह चारों संप्रदायों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन इसमें सी के स्थान पर बी दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। यह पंक्ति है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बाल मुकुंद गुप्त का है, बालकृष्ण भट्ट का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? फटाफट व्यंग्यपूर्ण पंक्ति किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाल मुकुंद गुप्त जी का यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। यह बाल मुकुंद गुप्त की पंक्तियाँ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? कभी अनुसूची पूछ देता है। तो भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक में, कि अनुच्छेद 334 से 315 तक, या 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो भारतीय संविधान के 8वीं
अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक में भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर है कि हैदराबाद है कि चेन्नई है कि मैसूर है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। द्रविड़ परिवार दक्षिणी परिवार से संबंधित आता है। द्रविड़ भाषाएं तेलुगु, मलयालम ये सब भाषाएं दक्षिण या द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? नहीं पूछा है। रामचंद्र शुक्ल नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है कि विद्यानिवास मिश्र नहीं है कि कुबेर नाथ राय नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं और कुबेर नाथ राय हैं। यह तीनों ललित निबंधकार हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक वैज्ञानिक निबंधकार हैं। एक वैज्ञानिक निबंधकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अल्हेत नाम से किस साहित्यकार ने लिखा? सरगो नरक ठिकाना नहीं इस शीर्षक निबंध को कल्लू अल्हेत नाम से किस साहित्यकार ने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि बाल मुकुंद गुप्त ने? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं नामक शीर्षक निबंध को कल्लू अल्हेत नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान नहीं है कि नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है कि रामविलास शर्मा नहीं है कि नामावर सिंह नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी आंदोलन समालोचक नहीं है। तो यह किस बात से, तो कैसे समालोचक हैं? तो सौष्ठववादी समालोचक है। नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी समालोचक हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामावर सिंह यह मार्क्सवादी समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? च वर्ग है कि ट वर्ग है कि प वर्ग है कि त वर्ग है? तरी कौन कौन मूर्धन्य में आते हैं? री, तू, रसा, नाम, मूर्धा। तो देखिए री ध्वनि या वर्ण, तू माने त वर्ग, टू है, टू माने ट वर्ग और र और यह खटकोड़ वाला ख, यह मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत यह ध्वनियाँ आती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि ईचू यशानम तालु यह तालव्य वर्ण से संबंधित है। तालव्य वर्ण से उपपदमानी नाम ओष्ठव यह ओष्ठ वर्ण से संबंधित है। ओष्ठ वर्ण से संबंधित है।
और लितु लसानम दंता, यह दंत वर्ण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने, कि रामविलास शर्मा ने, कि शिवदास सिंह चौहान ने, कि नामावर सिंह ने? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 1930 ईस्वी में किस पत्रिका का बलिदान अंक निकाला था जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? हिंदू पंच का, कि हिंदू साहित्य का, कि हिंदू पत्रिका का, कि हिंदू मंच का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदू पंच नामक पत्रिका का 1930 ईस्वी में इस पत्रिका का बलिदान अंक निकाला था जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। इस पत्रिका में कई अंक थे, तो बलिदान नामक अंक को अंग्रेजों ने निकाल कर उसे जब्त कर लिया। यह देशभक्ति से रिलेटेड रचना था बलिदान, जो हिंदू पंच पत्रिका में छपा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, कि महास्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, कि उपयुक्त सभी? तो जो विजातीय स्वर के सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय सजातीय स्वर में देखिए अ आ, यह सजातीय स्वर है। फिर ई सजातीय स्वर है। उ और उ, यह भी सजातीय स्वर है। विजातीय क्या होता है? अ और ई के मिलने से, अ और ई के मिलने से ए हो जाता है। तो ए क्या है? एक यह विजातीय स्वर है। अ अलग जाति का है, ई अलग जाति का है, और दोनों मिलके एक नए स्वर का निर्माण कर देते हैं, तो इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। दो लोग जब मिल जाते हैं तो क्या होते हैं? संयुक्त रूप हो जाता है। तो इसीलिए यह संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त स्वर के उदाहरण है अ ई उ है, कि आ ई उ है, कि ए ऐ ओ औ है, कि उक्त सभी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो दो विजातीय स्वर से बने हों। दो भिन्न भिन्न स्वर, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, दो भिन्न भिन्न जाति से बने स्वरों को क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जबकि देख लीजिए इसमें अ आ ई क्या है? यह दीर्घ स्वर है। यह क्या है? यह दीर्घ स्वर है। अ ई उ यह मूल स्वर है, यह मूल स्वर है, और यह संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि डॉक्टर नामावर सिंह का है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक हेतु, अपराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक हेतु। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, यह कौन सा रहेगा? कौन सा? इस पंक्ति में कौन ला नहीं रहेगा, कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है, कि श्लेष है, कि वक्रोक्ति है, कि लाटानुप्रास है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लाटानुप्रास है। जब एक ही पंक्ति दो बार दोहराया जाए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखिए, एक ही शब्द दो बार दोहराया जाए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन जब पंक्तियों का दोहराव होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं
उसी पंक्ति का दोहरा होता है और अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है कि एक ही जैसे दोनों पंक्ति हैं, और लेकिन एक कोमा के कारण या एक अल्प विराम के कारण इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। तो एक ही अल्प विराम या कोमा के कारण इसका अर्थ चेंज हो गया है। तो जब एक ही पंक्ति दो बार दोहराया जाए और अल्प विराम के कारण या कोमा के कारण उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 347 में कि अनुच्छेद 343 में कि अनुच्छेद 348 में कि अनुच्छेद 345 में? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए ए बी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। तो 343 ईस्वी में भाषाओं के बारे में 343 से 351 में अनुसूची 8वीं अनुसूची में वर्णित है भाषा से संबंधित। और भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 343 से 351 तक। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह का प्रतिनिधि नाम है? सेवा संगम है कि मानसरोवर है कि आकाशदीप है कि ग्राम है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मानसरोवर है। प्रेमचंद्र के कहानियों के संग्रह का नाम क्या है? मानसरोवर है। और मानसरोवर 8 भागों में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकोक्ति में संधि है? दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है कि अयादि संधि है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुण संधि है। देखिए जहाँ एक मात्रा ए आ जाए या ए आ जाए या ओ आ जाए, ए आए या ओ आए, वहाँ पे क्या होता है? गुण संधि होता है। और जहाँ पे ए आ जाए और ओ आ जाए, वहाँ पे क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। तो इसमें एक मात्रा है लोकोक्ति, लोको में उक्ति, लोकोक्ति, तो वहाँ पे है गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वयंभू नहीं पधड़िया बंध छंद का श्रेष्ठ कवि किसे मांगते हैं? स्वयंभू पधड़िया बंध छंद का श्रेष्ठ कवि किसे मानते हैं? या नहीं है। स्वयंभू पधड़िया बंध छंद का श्रेष्ठ कवि किसे मानते हैं? धनपाल को कि पुष्पदंत को कि चतुर्भुज को कि रहीम को? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चतुर्मुख को स्वयंभू ने पधड़िया बंध छंद का श्रेष्ठ कवि मानते हैं, चतुर्मुख को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक हैं? अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक कौन हैं? अभिमन्यु अनंत हैं कि राजेंद्र यादव हैं कि निर्मल वर्मा हैं कि शेखर ज्योतिषी हैं? तो अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक, अभिमन्यु की आत्महत्या क्या है? एक कहानी विधा की रचना है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसे 22 मान लिया। मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है? नहीं पूछा है। यही सच है, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, बिना छत का मकान, इसमें से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी राइट आंसर। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है, 3 निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी की कहानी है, जबकि बिना छत का मकान
यह किसकी कहानी है? तो इंदु बाली की कहानी है। बिना छत का मकान किसकी कहानी है? इंदु बाली की कहानी है। इंदु बाली की कहानी है बिना छत का मकान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है? कौन सी आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है? नहीं पूछा है। तो कामायनी एक पुनर्विचार, आस्था के चरण, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य। मुक्तिबोध की इनमें से कौन सी आलोचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कामायनी एक पुनर्विचार, यह आलोचना मुक्तिबोध का नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह आलोचना कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीर्घांचल का संधि विच्छेद है। दीर्घधन अंचल या दीर्घधन अंचल या दीर्घधन अंचल। तो जब कोई भी संधि होती है तो उसका पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यह दीर्घांचल है तो यहाँ पे क रहेगा, क ग में परिवर्तित हुआ है। तो दीर्घधन अंचल, वो भी क, यहाँ पर भी दीर्घधन अंचल है लेकिन यह आधा क होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, गजानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है कि यौगिक है, योग ऋण है कि इनमें से कोई नहीं? गजानन किस प्रकार का शब्द है? तरूण शब्द वह शब्द होता है जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसके सार्थक टुकड़े नहीं होते। जैसे पानी है, इसको पा अलग कर दीजिए और नी अलग कर दीजिए, यह सार्थक। पा का कोई अर्थ नहीं है, नी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों निरर्थक शब्दों को जब एक में जोड़ देते हैं तो एक सार्थक शब्द बन जाता है पानी। तो ऋण शब्द इसे कहते हैं। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो दो सार्थक शब्द जब एक पास जुड़ते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय। तो विद्या मतलब पढ़ाई और आलय मतलब घर। तब घर और विद्या दोनों मिलके क्या हो गए? यौगिक हो गए। और दो यौगिक शब्द जब आपस में मिले और उसका अर्थ तीसरा निकले उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। तो गजानन का मतलब क्या है? गज मने हाथी, आनन मने सिर। हाथी का सिर जिसका हो उसे क्या कहते हैं? गणेश देवता कहते हैं। कोई तीसरा अर्थ निकल गया तो इसमें योग ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया? अभिनव गुप्त ने कि भट्टनायक ने कि भट्ट शंकुट ने कि भट्टलोलक ने? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अभिनव गुप्त ने। रस सूत्र की व्याख्याता में शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाने वाले कौन है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त किससे संबंधित है? अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जबकि भट्टनायक भुक्तिवाद, आचार्य शंकुक, भट्टलोलक उत्पत्तिवाद और आचार्य शंकुक क्या है? जबकि भट्ट शंकुक अनुमितिवाद। भट्ट शंकुक किस बात के प्रवर्तक है? अनुमतिवाद के प्रवर्तक हैं। जबकि भट्टलोलक उत्पत्तिवाद के और भट्टनायक भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टुकड़ा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 27 है। एक टुकड़ा सच उपन्यास के लेखक कौन है?
द्रोणवीर कोहली हैं कि श्रवण कुमार गोस्वामी हैं कि युगेश्वर हैं कि दूधनाथ सिंह हैं। एक 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 और उपन्यास है एक टुकड़ा दास्तान, तो यह एक टुकड़ा सच है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रवण कुमार गोस्वामी हैं एक टुकड़ा सत्य नामक उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 28 है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया? नहीं पूछा है। यह नहीं शब्द ही सबसे बड़ा दुश्मन है एग्जाम पॉइंट की दृष्टिकोण से। उपमा अलंकार, दीपक अलंकार, यमक अलंकार कि श्लेष अलंकार? तो श्लेष अलंकार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नहीं माना है। इन्होंने उपमा, दीपक, यमक और रूपक, उपमा, रूपक, दीपक, यमक नामक 4 अलंकारों को माने हैं। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र में मात्र 4 अलंकारों को माने हैं भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलंकार निरूपण की परंपरा में अंतिम आचार्य माने जाते हैं? रुय्यक माने जाते हैं कि विद्याधर माने जाते हैं कि जयदेव माने जाते हैं कि अप्पय दीक्षित माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अप्पय दीक्षित। अलंकार निरूपण की परंपरा में अंतिम आचार्य अप्पय दीक्षित को माना जाता है। और अप्पय दीक्षित का समय कब से है? तो 11वीं शताब्दी से है, 11वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुबीत भूषण बिन न विराजिए कविता बनिता अमित। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य केशवदास की है कि कविदेव की है कि चिंतामणि की है कि भूषण की है? तब भूषण को भूषण मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे भूषण गहनों से है, अलंकारों से है, इसका तात्पर्य। फटाफट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इसमें अलंकार पूछेगा तो क्या है? अलंकार श्लेष अलंकार है। एक ही आभूषण का कई अर्थ में लिया गया है, गहनों के रूप में, अलंकार के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 11वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के या 7वीं शताब्दी के? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? च है कि क्य है कि स है कि औ है? तो औ क्या है? औ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर है। यह क्या है? यह संयुक्त स्वर है। यहाँ पे पूछा है संयुक्त व्यंजन। ये च क्या है? द्वित है, द्वित है। जब एक ही ध्वनि 2 बार प्रयोग हो, द्वित्व, द्वित व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसी योगिनी के रूप में उल्लेख नहीं किया है? मेखलपा को कि मणिभद्रपा को कि कनकलपा को कि लक्ष्मीकरा को? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेखलपा को नहीं माने हैं। इन्होंने 4 योगिनियों को माने हैं सिद्धों में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है।
मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। और भारत भारती पर प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को इसी रचना पर प्रभावित होकर राष्ट्र कवि का उपाधि दिए। और पूछा है कि यह लिखते समय मैथिली शरण गुप्त का किस उर्दू ग्रंथ से प्रेरणा मिली? दीवान ए मीर से कि गुल ए नगमा से कि दीवान ए गालिब से कि मुद्दसे हाली से? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुद्दसे हाली नामक उर्दू कविता से प्रेरणा लेकर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है 300 जोबन मिले भेद न जान्यो जात अपरात समय निशी धोष के दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका के किस अवस्था का वर्णन हुआ है? वयः संधि का कि नवोढा का कि मान मृदु का कि सद्ध स्नाता का? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? वयः संधि को माना जाता है, उसे वयः संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के इस सेशन में 35 क्वेश्चन थे, वह खासकर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास थी। आशा है यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम रोज़ाना ऐसे ही टीजीटी, पीजीटी के उद्देश्य से ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।